Hello students, today in this video we will start a new chapter, that is sixth chapter of your NCERT book named as Control and Coordination. So इस चैप्टर के अंदर हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो हमारी बॉडी के अंदर वर्क करता है उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हमारी बॉडी चीज़ों को कंट्रोल करती है, फिर दूसरे सेल्स के साथ या दूसरे बॉडी पार्ट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारा बॉडी क्या करती है, फंक्शन करती है। तो इसके अंदर इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। तो लाइफ प्रोसेसेस के अंदर हमने सारी ऐसी प्रोसेसेस पढ़ी, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो सारी प्रोसेसेस हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें लाइफ प्रोसेसेस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि अगर उनमें से कोई भी प्रोसेस सही से नहीं हो रही तो हम नहीं जिंदा रह सकते या हमारी बॉडी अच्छे से वर्क नहीं कर सकती। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। लाइफ प्रोसेसेस तो लाइफ के लिए ज़रूरी है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी जो वर्क करती है उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है, अगर हमारी बॉडी है या कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो कैसे पता चलेगा कि वो बॉडी या वो ऑर्गेनिज्म अलाइव है, जिंदा है। तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक पॉइंट आता है मूवमेंट, कि अगर कोई चीज़ चल रही है, अब चलने का मतलब ये नहीं है रन करना या भागना दौड़ना, मूवमेंट्स होती हैं ग्रोथ वाली मूवमेंट्स। जैसे अगर कोई सीड हमने लगाया है मिट्टी के अंदर, तो वो पहले जर्मिनेट करेगा, फिर थोड़ा सा क्या होगा, सीडलिंग्स आएगी, देन छोटा प्लांट बनेगा एंड देन फाइनली ट्री बनेगा। तो ये ग्रोथ जो है थ्रू आउट द टाइम हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। सिमिलरली इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है, पहले छोटा इन्फेंट होता है, देन चाइल्ड, टोडलर, देन चाइल्ड एंड देन अडल्ट एंड देन ओल्ड एज। तो ये सब क्या है, ये मूवमेंट्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो बताती हैं कि कोई चीज़ ग्रो कर रही है। अब ये मूवमेंट्स एक छोटा सा एस्पेक्ट है ये जानने के लिए कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो ग्रोथ का जो मूवमेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट है, मतलब इससे हमें ज़्यादा पता चलता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अलाइव है या नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लूँ, कोई भी पेन है या बुक है, अगर मैं उसको 1 साल के लिए कमरे में छोड़ दूँ तो हम आके देखेंगे 1 साल बाद तो वो एज इट इज रखा होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई साइज में चेंज नहीं होगा। तो दैट मीन्स उसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं हुई, दैट मीन्स दैट इज नॉन लिविंग, दैट इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग। तो एक ये एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम लिविंग और नॉन लिविंग के लिए क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कभी किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाऊं, एकदम से मैं अपना हाथ हटा लेती हूँ, तो हमारी बॉडी को कैसे पता चला कि वो गर्म है, देन हमने कैसे उसको प्रोसेस किया कि मैंने अपना हाथ हटा लिया। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये आती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेसिकली एक पार्ट है जिससे हम रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ सर्टेन चेंजेस के अगेंस्ट। जैसे अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो हमारा किस में आता है, वो स्टडी किस में आती है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आती है। तो हम कैसे डिटेक्ट करते हैं और उस चेंज को कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं मूवमेंट के साथ, वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में आएगा। अब कंट्रोल कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी में सही से ऑपरेट होने के लिए कुछ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज और सेल्स होते हैं जिसको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। न्यूरॉन्स और टिश्यूज के बारे में हम 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कितने डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। तो न्यूरॉन्स दैट इज नर्व सेल एंड मसल टिश्यूज, ये दोनों ऐसे टिश्यूज हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं। अब इसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वर्क करता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है और उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम जो हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है, जिसके अंदर सेल्स जो यूज होते हैं वो सेल्स होते हैं हमारे नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। मतलब सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज। तो नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू ये दो इम्पॉर्टेंट ऐसे टिश्यूज हैं जो नर्वस सिस्टम को, या मैं बोलूँ
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हमारी बॉडी के अंदर परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। तो नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, बिकॉज नर्वस टिश्यू क्या करेंगे, वो हमारी बॉडी को इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे कि कैसे बाहर से क्या चेंज हुआ, तो हमें रियलाइज कैसे होगा कि क्या चेंज हुआ है, नर्वस टिश्यू की हेल्प से होगा, या मैं बोल सकती हूँ नर्व सेल्स की हेल्प से होगा। अब अगर हमें पता चल गया कि बाहर क्या हो रहा है, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, अगर हाथ हटाना है या भागना है तो रिस्पॉन्ड कैसे करेगी, मस्कुलर टिश्यू की हेल्प से। दैट मीन्स हमारे मसल्स क्या करेंगे, वर्क करेंगे इस केस के अंदर। तो इसीलिए ये दोनों टिश्यूज आपस में कोऑर्डिनेट करके क्या करते हैं, नर्वस सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल ले रही हूँ कि अगर हमने एक गरम कप को या गरम किसी फ्लेम पे अगर हमारा हाथ चला गया, या कोई डेंजरस सिचुएशन के अंदर हम हैं, तो हमारी बॉडी कैसे डिटेक्ट करेगी कि वो सिचुएशन डेंजरस है या हमें उससे बचना है। तो इसके लिए हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, डिटेक्ट कैसे करेगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो एनवायरनमेंट के अंदर होती है, मतलब अगर कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर चेंज हो रहा है, गर्म ठंडा या कुछ भी, हमें कैसे पता चलता है, ये सारी इंफॉर्मेशन नर्व सेल्स क्या करते हैं, लेते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स क्या होता है, जो बाहर से जो चेंज हो रहा है बाहर एनवायरनमेंट के अंदर, उसको क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, मतलब जिसकी वजह से हमारी बॉडी को पता चलेगा कि हाँ ये हो रहा है। तो रिसेप्टर्स आपने सुना होगा, सेंस ऑर्गन्स जो हमारे होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स, टंग, नोज, ईयर्स, आईज एंड स्किन। तो ये 5 रिसेप्टर्स हैं हमारे, जो क्या करते हैं, जो सिग्नल को बाहर से लेते हैं, मतलब कि इंफॉर्मेशन बाहर से एक्सेप्ट करेंगे। तो ये सारे रिसेप्टर्स बाहर से इन्होंने सिग्नल लिया। अब बात आती है अंदर कैसे जा रहा है सिग्नल। तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं, उनके जो सेंस ऑर्गन्स की बेसिकली मैं बोल सकती हूँ स्किन पे या टॉप लेयर जो है उस पे नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम रिसेप्टर्स बोलते हैं। वो नर्व सेल्स इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, गेन करते हैं कि बाहर ये चेंज हो रहा है। उसके बाद वो इंफॉर्मेशन फर्दर क्या होती है, प्रोसेस होती है। वही मैं बताऊंगी अभी आपको कि कैसे इंफॉर्मेशन अंदर गई, कैसे नर्व सेल ने उसको लिया। तो रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि कौन से स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं रिसेप्टर्स जो प्रोवाइड करते हैं। 5 ऑर्गन्स, और इसके अलावा भी एक और होता है। फर्स्ट इज टंग, सेकंड नोज, थर्ड इज ईयर, आईज एंड टच। ये 5 हमारे रिसेप्टर्स हैं। और जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स मतलब जो नोज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें स्मेल का पता चलता है। और गस्टेटरी रिसेप्टर्स मीन्स जो टंग में यूज होते हैं, दैट मीन्स जिससे हमें टेस्ट का पता चलेगा कि क्या टेस्ट आ रहा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक रफ डायग्राम बनाया है नर्व सेल का, इस पे ध्यान दे जरा। तो नर्व सेल का ये डायग्राम है, इसके अंदर कुछ मैं लेबलिंग कर रही हूँ। ये डेंड्राइट्स होते हैं, दिस इज सेल बॉडी, और ये जो बीच में है दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एक्सन, दिस होल लॉन्ग टेल is called axon, and these are the nerve endings. तो अब रिसेप्टर ने जैसे ही सिग्नल लिया, वो सिग्नल कहाँ जाएगा, नर्व सेल पे जाएगा। अब नर्व सेल का जो डेंड्राइट्स वाला पार्ट है, दैट मीन्स दीज ब्रांचेस, ये सिग्नल को क्या करेंगी, ले लेंगी। और ये केमिकली, मतलब ये सिग्नल जो होता है वो केमिकल रिएक्शन होती है, कि जैसे ही हमने किसी चीज को टच किया या स्मेल किया, तो हमारी रिसेप्टर्स में एक केमिकल रिएक्शन चलती है। अब वो केमिकल रिएक्शन एंटर करती है डेंड्राइट से, डेंड्राइट से नर्व सेल के अंदर एंटर करी, उसके बाद वो ट्रैवल करती हुई एक्सन में आती है। जब वो एक्सन में ट्रैवल करती है, तो वो केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मतलब हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो नर्व सेल के अंदर ट्रैवल करता है, एंड देन एक्सन से ट्रैवल होती हुई लास्ट में नर्व एंडिंग्स पे क्या आ जाएगी, सिग्नल नर्व एंडिंग्स पे आ जाएगा। अब हमारी बॉडी के अंदर जो नर्व सेल्स अरेंज्ड हैं, वो कैसे अरेंज हैं कि अगर ये एक नर्व सेल है, ये इसकी नर्व एंडिंग है, तो नेक्स्ट सेल का डेंड्राइट जो होगा
वो इसके बिल्कुल पास में होगा, बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ नहीं होगा, थोड़ा सा बीच में स्पेस होगा। तो नेक्स्ट सेल का डेंड्राइट और फर्स्ट सेल का जो नर्व एंडिंग है उनके बीच में बहुत हल्का सा स्पेस होता है, जिससे वो केमिकल जो है जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ है वो ट्रांसफर होगा नेक्स्ट न्यूरॉन पे। अगर ये फर्स्ट न्यूरॉन है, सेकंड न्यूरॉन का डेंड्राइट सिग्नल लेगा, देन वो थर्ड में जाएगा, देन वो फोर्थ में जाएगा, ऐसे करके वो ट्रैवल करेगा कहाँ तक, हमारे जो ऑर्गन्स है नर्वस सिस्टम के मेन ऑर्गन्स ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, वहाँ तक ट्रैवल करेगा। तो ये हमारा था सिग्नल कैसे जाता है। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब ये नर्व एंडिंग होगी और अगले न्यूरॉन का डेंड्राइट होगा, इनके बीच में जो छोटा सा स्पेस है उसके अंदर ये सिग्नल केमिकल की तरह आता है और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के अंदर एंटर करता है, और इसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स। साइनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये पूछा जाता है पेपर के अंदर, व्हाट डू यू मीन बाय साइनैप्स, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ साइनैप्स, तो आपको पता होना चाहिए। बेसिकली साइनैप्स इज द गैप बिटवीन, स्मॉल गैप बिटवीन द फर्स्ट न्यूरॉन, or I can say nerve ending of first neuron and dendrites of second neuron या other neuron। तो ये जो स्मॉल गैप होता है इसको हम क्या बोलते हैं, साइनैप्स बोलते हैं। ये गैप क्यों प्रेजेंट है, ये इसलिए प्रेजेंट है कि जो केमिकल रिलीज हो रहा है वो वापस बैक फ्लो ना कर जाए, इसीलिए हल्का सा गैप है कि वो केमिकल वापस उसी न्यूरॉन के अंदर ना चला जाए जहाँ से आया था, इसीलिए ये ट्रैवल करता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ अ सिग्नल travels in our body and how we get detected, मतलब signal gets detected and all the process happening in the nervous system। तो सबसे पहले ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसका डायग्राम भी आ सकता है नर्व सेल का, और डेंड्राइट्स एक्सन ये लेबलिंग भी आ सकती है, तो इसको बहुत ध्यान से हमें पढ़ना है क्या होते हैं और रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब क्या होता है और हमारी बॉडी के अंदर उनका क्या फंक्शन है, कैसे वो कोऑर्डिनेट करते हैं, कौन कौन से नर्वस सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम वर्ड रिफ्लेक्स सुनते हैं इसका मतलब क्या होता है, कुछ सडनली कुछ हुआ है, मतलब रिफ्लेक्स मीन्स सडन एक्शन। तो ये बहुत कॉमन वर्ड है कि अगर हम कभी भी इस वर्ड का यूज करते हैं इन इंग्लिश ऑल्सो, तो इट इज टोटली रिलेटेड टू सडन हैपनिंग्स। तो रिफ्लेक्स एक्शन मतलब अचानक से या एकदम से हम रिस्पॉन्ड कर दें। तो हमारी बॉडी के अंदर या हम जो रिफ्लेक्स एक्शंस करते हैं वो किस सिचुएशन में करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर गलती से आपका हाथ किसी पिन पे लग जाए, मतलब कोई शार्प ऑब्जेक्ट है उस पे लग जाए, तो आप एकदम से हटा लेते हो, दिस एक्शन इज द रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाई? बिकॉज रिफ्लेक्स एक्शन में हम सोचते नहीं है कि हमारा दिमाग यहाँ पे काम नहीं करता, मतलब काम नहीं करता एज इन कि दिमाग का कोई फंक्शन नहीं है, एज सच टेक्निकल कोई फंक्शन नहीं है। जैसे ही हमारा हाथ किसी शार्प ऑब्जेक्ट या किसी डेंजरस चीज पे लगा जो हमें पता है कि अच्छा नहीं है हमारी बॉडी के लिए, तो हम एकदम से क्या कर लेंगे, उसको साइड कर लेते हैं या हटा लेते हैं या फटाफट से कोई भी एक्शन करते हैं। तो ये एक्शन जो होता है दिस इज रिफ्लेक्स एक्शन, कि जिसके अंदर हमें सोचने का मौका नहीं मिलता। मतलब हम अगर सोचेंगे कि हमने हाथ लगाया और फिर हमारा दिमाग इसमें आ गया, तो वो चीज़ कहाँ चली जाएगी, अगर थिंकिंग इसमें आ गई तो वो चीज़ एक कॉम्प्लेक्स एक्शन हो जाएगी। क्योंकि जब थिंकिंग आती है, थिंकिंग कहाँ से होती है, ब्रेन से, तो ब्रेन अगर इन्वॉल्व हुआ तो इट विल टेक टाइम, तो हमें रिस्पॉन्ड करने में टाइम लग सकता है। इसीलिए रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं उसके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, तो ब्रेन का ये एक्शन नहीं है। दिस रिफ्लेक्स एक्शन हैपन्स ओनली विद द स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड जो है वो बेसिकली क्या करती है, वो 3 न्यूरॉन्स को मिलाती है। अब ये 3 न्यूरॉन्स क्या, तो हमारी बॉडी के अंदर कितने टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, 3 टाइप के, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। तो सबसे पहले हम इसका फंक्शन समझेंगे, देन हम देखेंगे कि इसका रिफ्लेक्स एक्शन में क्या काम है। तो सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन, ये न्यूरॉन क्या करता है, ये न्यूरॉन हमें बेसिकली एनवायरमेंट में जो हमें चेंजेस दिखते हैं उन चेंजेस को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, मतलब चेंजेस से इंफॉर्मेशन लेता है और कहाँ तक पहुँचाता है, स्पाइनल कोड या ब्रेन तक पहुँचाता है। इसका फंक्शन ये है। सेकंड आता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, जब हमारे पास स्पाइनल कोड के पास इंफॉर्मेशन पहुँच गई,
अब उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है, उसके अगेंस्ट हमें कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या क्या एक्शन करेंगे, वो कौन करेगा, मोटर न्यूरॉन्स करेंगे। तो स्पाइनल कोड सिग्नल मोटर न्यूरॉन्स को भेजेंगे, देन वो मोटर न्यूरॉन्स मसल्स को इंफॉर्मेशन भेजेंगे कि ये वाला एक्शन हमें परफॉर्म करना है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले न्यूरॉन? रिले न्यूरॉन क्या करता है, इन दोनों न्यूरॉन्स को मिलाता है, मतलब इन दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करता है। सेंसरी न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आपस में डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होते, इनको कनेक्ट कौन करवाता है, रिले न्यूरॉन करवाता है, एंड दिस इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कोड ऑफ आवर बॉडी। तो ये सिंपल न्यूरॉन्स की डेफिनेशन थी। अब इससे रिफ्लेक्स एक्शन कैसे होगा, ये आई गेस थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, फिर भी मैं यहाँ पे समझा देती हूँ कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन होगा। तो अगर हमने हमारे हाथ ने किसी शार्प ऑब्जेक्ट या किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया है, तो ये इंफॉर्मेशन रिसेप्टर सेंसरी न्यूरॉन्स को देंगे। सेंसरी न्यूरॉन ये इंफॉर्मेशन स्पाइनल कोड पे लेके जाएंगे। स्पाइनल कोड इस इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करेगा रिले न्यूरॉन्स। तो रिले न्यूरॉन्स ये स्पाइनल कोड से जो भी उनको रिस्पॉन्स मिला कि ये करना है, वो इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन को देंगे, और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, वापस से हमारे हाथ की मसल्स में जाएगा और हमारे हाथ को सिग्नल देगा, मसल्स को सिग्नल देगा कि हमें अपना हाथ हटाना है या क्या करना है। तो ये होते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। रिफ्लेक्स एक्शंस के अंदर मोस्टली ऑर्गेनिजम्स के अंदर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी बॉडी थिंक करती है, थिंकिंग एक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एक्शन है, लेकिन अगर ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसे चेंजेस हो रहे हैं जो हमारे लिए डेंजरस हैं, अगर उसमें हमने थिंकिंग को इन्वॉल्व किया तो ये एक्शंस थोड़े डिले हो जाएंगे और इनको परफॉर्म करने में टाइम लगेगा, और अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो हमारे को नुकसान ऑलरेडी हो चुका होगा। तो देर इज नो यूज ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली। सो दैट इज वाई ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, बिकॉज इट विल टेक टाइम एंड विच इज नॉट यूजफुल। सो दैट इज वाई स्पाइनल कोड plays a very important role in reflex action, and most of the organisms के अंदर जो भी रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो स्पाइनल कोड के थ्रू ही होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट रिफ्लेक्स एक्शन। अगली स्लाइड में आपको एक मैं डायग्राम बनाऊंगी यहाँ पे स्पाइनल कोड और मसल्स का, जिसमें डायग्रामेटिकली परफॉर्म हो जाएगा, डायग्रामेटिकली शो हो जाएगा कि कैसे रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी के अंदर होता है, और इसकी लेबलिंग हमारे एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो अभी तक हमने इससे पहले रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम देखेंगे रिफ्लेक्स आर्क। बेसिकली रिफ्लेक्स आर्क क्या है, जो पाथवे रिफ्लेक्स एक्शन फॉलो करता है, वो पूरा मेथड इज नॉन एज रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के अंदर ये बताया है कि यहाँ पे एक हॉट डिश है जिसको टच किया, टच करने पे जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। सबसे पहले टच करने पे ये हमारी स्किन पे लगेगा। स्किन के ऊपर हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स ऑन प्रेजेंट ऑन स्किन, और उनके अंदर होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स सिग्नल को ट्रैवल करवाते हुए कहाँ पे लेके जाएंगे, स्पाइनल कोड तक पहुंचाएंगे। स्पाइनल कोड के अंदर उसको क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स करने का वे मिलेगा कि किस तरह से रिस्पॉन्स करना है। तो रिले न्यूरॉन जो है वो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, और मोटर न्यूरॉन देन सिग्नल लेके जाएगा हमारे हाथ की मसल्स के पास। तो हमारे जो हाथ की मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और एक्सपैंड करेंगी, और हमें सिग्नल मिलेगा, मतलब हमारे हाथ को सिग्नल मिलेगा कि हमें यहाँ से गर्म चीज से अपना हाथ हटाना है। तो ये जो पूरा पाथ इसके अंदर फॉलो हो रहा है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। और रिफ्लेक्स एक्शन जो क्या है कि अगर कोई ऐसी चीज आती है, ऐसा एनवायरनमेंट में चेंज आता है, और जब हम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। तो ये पाथवे इंपॉर्टेंट है और इसका डायग्राम भी आ सकता है, तो हमें ये बनाना आना चाहिए कि कैसे रिफ्लेक्स आर्क हम ड्रॉ करेंगे, और सारी लेबलिंग भी हमें आनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे सारी लेबलिंग शो कर रखी है, जस्ट लाइक दैट।